अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मी फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है कोलिसिस्टाइटिस, जो कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का एक लेक्चर है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको कोलिसिस्टाइटिस के बारे में बताएंगे, इसकी डिफिनीशन, इसके बाद इसकी जो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस कौन कौन से होंगे, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से होते हैं, हम किस तरह इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे कोलिसिस्टाइटिस के लिए। इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलिसिस्टाइटिस किसे कहते हैं। देखो, कोली कहते हैं गल ब्लैडर को, आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। जब हमारे पास गल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, और जब हमारे पास गल ब्लैडर में कोई स्टोन होता है तो तब उसको कहते हैं कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस का लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है जो कि आप देख सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोलिसिस्टाइटिस। ये आज के यूनिट के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको एक एक करके हमने एक्सप्लेन करना है कि कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी फिर हम स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके बाद अगर कोई पर्सन को कोलिसिस्टाइटिस है, उसको गल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे, इस कोलिसिस्टाइटिस के काजेस क्या हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आज की वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है कोलिसिस्टाइटिस का। कोलिसिस्टाइटिस रिफर टू पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ गल ब्लैडर वॉल। देखो, हमारे पास गल ब्लैडर में बाइल हमारे पास स्टोर होता है, तो जब हमारे पास गल ब्लैडर के जो वॉल है, जब उसकी पेनफुल इन्फ्लेमेशन हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो उस कंडीशन को कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। और इसकी वजह से फिर एब्डोमिनल पेन होता है और बाकी भी हमारे पास साइन सिम्टम होते हैं जो कि आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। लिहाजा इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में भी ये डिफिनीशन आता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गल ब्लैडर वॉल इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। इसके बाद हमारे पास फिर टाइप्स आ जाते हैं। तो दो टाइप्स का हमारे पास होता है, एक होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज, तो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं कोलिसिस्टाइटिस के, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस एंड क्रॉनिक। एक्यूट क्या होता है, देखो, जब हमारे पास कोई कंडीशन 6 मंथ से कम हो और उसकी सीवियरिटी ज्यादा हो तो फिर उसको हम एक्यूट कहते हैं। जब आपके गल ब्लैडर में एकदम से ब्लॉक आ जाए या एकदम से उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, सडन इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसकी वजह से सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, तो फिर उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक होता है हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रॉनिक क्या है कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ गल ब्लैडर होता है, जिसमें हमारे पास फिर दो टाइप्स आते हैं। एक आता है कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, कि अगर आपके पास आपके गल ब्लैडर में स्टोन है, तो स्टोन जो है वो एक टाइम तक तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो जब ज्यादा टाइम गुजार लेते हैं वो आपके गल ब्लैडर को जख्मी कर लेते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, तो वो क्रॉनिक कहलाता है। तो जो हमारे पास क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस है, 90% किस वजह से होते हैं, गॉल स्टोन की वजह से होता है, और 10% फिर हमारे पास एक कैलकुलस होता है, जो आगे जाके हम आपको बताएंगे कि कैलकुलस कौन सा होगा और एक कैलकुलस जो है वो कौन सा होगा। अब क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, जब आप गल ब्लैडर को ओपन कर लेते हैं थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर, तो उसके अंदर आपको क्या नजर आएंगे, द ओपन गल ब्लैडर कंटेन अबाउट 2 डजन ब्राइट येलो कोलेस्ट्रॉल रिच गॉलस्टोन। इसमें क्या होते हैं कि तकरीबन 2 दर्जन तक कोलेस्ट्रॉल के ब्राइट हमारे पास क्या होते हैं, स्टोन होते हैं आपके गल ब्लैडर में। द रिमेनिंग म्यूकोजा हैज अ नॉर्मल वेलवेटी। जो हमारे पास नॉर्मल होते हैं वो तो वेलवेटी कलर होते हैं, लेकिन जहां पे हमारे पास स्टोन होते हैं वो ब्राइट येलो टाइप स्टोन होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद कर सकते हैं। इसके बाद द कट एज ऑफ गल ब्लैडर वॉल इज थिकन इंडिकेटिव ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और जो इसके वाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास स्वेल हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को शो करते हैं। तो ये जब आप इसको गल ब्लैडर को कट करके देखते हैं तो उसमें ये स्टोन भी नजर आएंगे और उसके वाल इन्फ्लेम्ड आपको नजर आते हैं। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की, ये क्यों होता है। गल स्टोन काजेस स्टेसिस ऑफ बाइल, मीनिंग बाइल इज नॉट मूविंग।
are flowing the way it should through the bile duct and infection will take place। देखो जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होंगे तो वो बाइल के रास्ते को ब्लॉक कर लेंगे, तो वो बाइल आपकी गॉल ब्लैडर में ही स्टोर रहेगा। तो जब वो स्टोर रहेगा तो वो एक बेस्ट इन्वायरमेंट है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। वहां पे बैक्टीरिया, वहां पे इन्फेक्शन खास हो जाता है और उस वजह से फिर आपको क्या होता है, गॉल ब्लैडर कोलिसिस्टाइटिस होता है या गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन। जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज स्टेगनेंट बैक्टीरिया विल सिट एंड मल्टीप्लाई। और इसकी मिसाल आपको दी है कि जब हमारे पास एक जगह पे फ्लूइड खड़ा होता है बॉडी में या वैसे, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो बिल्कुल उसी तरह के स्टोन की वजह से आपके गॉल ब्लैडर में बाइल वो स्टेसिस कर जाता है और उसकी वजह से उसके वाल थिक हो जाते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है। यहाँ इन्होंने आपको पिक्चर में भी दिखाए हैं कि देखो यहाँ पे ये गॉल स्टोन पंसा हुआ है, तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, यहाँ पे ये स्टेसिस हुआ है हमारे पास बाइल का। तो वो क्या करता है, वो फिर वाल की इन्फ्लेमेशन कर देता है। Although the exact mechanism of acalculous cholecystitis is unclear, several theories exist. Injury may be result of retained concentrated bile and extremely noxious substance। देखो क्या होता है कि हमारे पास जो acalculous है, मतलब स्टोन के अलावा अगर किसी पर्सन को कोलिसिस्टाइटिस होता है तो उसके हमारे पास कुछ रीजन है जो कि आगे वो स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैक्सिमम हमारे किस वजह से होता है, मैक्सिमम हमारे पास इस वजह से होता है कि कोई स्टोन बाइल के वे को ब्लॉक करेगा और वहां पे हमारे पास स्टेसिस होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो क्या होते हैं कि जब आपके पास आपके गॉल ब्लैडर में बाइल स्टेसिस कर जाता है तो वो कंसंट्रेट हो जाता है। जब बाइल कंसंट्रेट हो जाता है तो वो बाइल खुद ही एक नुकसानदेह चीज है, वो अपने ही गॉल ब्लैडर के वाल को क्या कर लेता है, इन्फ्लेम कर लेता है। In the presence of prolonged fasting, the gallbladder never receive a cholecystokinin stimulus to empty. Thus, the concentrated bile remains stagnant in the lumen. Cholecystokinin by enteroendocrine cell in duodenum। देखो जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें जब हमारे पास इंटेस्टाइन की तरफ जाता है तो वहां पे क्या होते हैं, एंडोक्राइन जो सेल है हमारे पास वो कोलिसिस्टोकाइनिन को रिलीज कर लेते हैं। जब वो रिलीज कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो गॉल ब्लैडर की एम्प्टिंग को स्टिमुलेट करता है। लेकिन अगर कोई पर्सन फास्टिंग में है, सही है, फास्टिंग में है, किसी जो है ज्यादा दिनों तक किसी ने रोजा रखा हुआ है, ज्यादा दिनों तक कोई किसी ने कुछ खाया नहीं है, तो फिर क्या होते हैं, ये कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलस ये हमारे पास बिल्कुल रिलीज ही नहीं होता। जब रिलीज ही नहीं होता तो आपके गॉल ब्लैडर में क्या होगा, आप बाइल जमा रहेगा और वहां पे स्टेग्नेंट रहेगा जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन होगी। तो अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से कौन सी डिजीज होती है, कोलिसिस्टाइटिस होता है। क्यों? क्योंकि कोलिसिस्टोकाइनिन हमारे पास स्टिमुलस जो है वो क्या होता है कि वो रिलीज नहीं होते, और जब वो रिलीज नहीं होते आपके पास गॉल ब्लैडर की एम्प्टिंग नहीं होती। अब एटियोलॉजी इसका काज क्या है? कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज मेनली काज्ड बाय कोलिलिथियासिस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। देखो जो हमारे पास कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है वो किस वजह से होता है कि जब आपके पास आपके गॉल ब्लैडर में क्या हो, स्टोन हो। तो ये फीमेल सेक्स में ज्यादा होते हैं क्योंकि फीमेल में हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान या वैसे हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ये कोलिसिस्टाइटिस इजीली हो जाता है। इसके बाद सर्टन एथनिक ग्रुप्स, ओबेसिटी, कुछ एथनिक ग्रुप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो जिस तरह मैंने खुद सुना हुआ है कि जो इंडियन हिंदू होते हैं तो उसमें रोज़ा जो है वो ज़्यादा टाइम तक होता है ना, जो अपने लिए वो कहते हैं कि पति के लिए जो है वो रखते हैं या कुछ इस तरह के रूल्स वगैरह उनके अपने होते हैं, रस्म व रिवाज होते हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह ग्रुप अगर वो ज़्यादा टाइम तक 1-2 दिनों तक भूखे रह जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ओबेसिटी और रैपिड वेट लॉस, अगर किसी पर्सन में ओबेसिटी है तो वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हमारे पास बनते हैं। या अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस होता है, मतलब उस कोई खाना वगैरह ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं खाता, तो भी उसमें ये हमारे पास स्टोन हो सकता है। कुछ ड्रग्स होते हैं स्पेशली हार्मोनल थेरेपी जो फीमेल करती हैं तो वो भी इंड्यूस करती हैं कोलिसिस्टाइटिस को प्रेगनेंसी के दौरान, और एज के बढ़ने के साथ साथ जो है आपके पास फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है और क्या हो जाते हैं, कोलिसिस्टाइटिस आपको हो सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम क्या है, साइन है किस चीज़ के, कोलिलिथियासिस के, जो हमारे पास कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस हैं।
जो ए कैलकुलस है तो वो किस वजह से होते हैं, वो आपके पास अगर किसी पेशेंट को कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई फ्लूइड वगैरह की प्रॉब्लम है, या और उसको कोई क्रिटिकल सख्त संगीन बीमारी है, बेड रिडन वगैरह है, तो उसमें भी ये हो सकता है किसी ने मेजर सर्जरी की है या कोई ट्रामा हुआ है, मतलब कोई चीज़ लगी है आपके गल ब्लैडर को या कोई सर्जरी आपकी हुई है जिसकी वजह से आपका गल ब्लैडर जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसमें भी हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन अगर हो जाए गल ब्लैडर को, उसकी वजह से भी आपको एक्यूलेस कोलिसिस्टेटिस हो सकता है, या प्रोलॉन्ग फास्टिंग भी हो सकता है। सिकल सेल डिजीज अगर किसी पेशेंट को है, सैल्मोनेला इन्फेक्शन है, या डायबिटीज, अगर ये इन चीज़ों के साथ होगा पेशेंट, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें भी कोलिसिस्टेटिस हो जाए। और ये क्या है, ये हमारे पास एक्यूलेस कोलिसिस्टेटिस के काजिज हैं, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हम साइन एंड सिम्टम को पढ़ लेते हैं कि कोलिसिस्टेटिस के साथ आपको कौन से साइन एंड सिम्टम होंगे। साइन एंड सिम्टम किसे कहते हैं कि अगर ये डिजीज होगी तो इसमें पेशेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम होंगे। पेन, इट मे बी कॉलिक आर रेफर्ड, पेन हो सकता है, क्यों, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, टेंडर होता है, तो पेन भी हो सकता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों, क्योंकि आपके जीआईटी जो सिस्टम में वो डिस्टर्ब हुआ है, आपके पास ड्यूडिनम वगैरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होती, तो इनडाइजेशन आपको हो सकता है। दूसरा हमें पता भी है कि क्या है कि ये जो बाइल है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं, प्रोटीन लिपिड्स की, ये हमारे पास वो करते हैं, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आपको इंडाइजेशन हो सकती है, नाजिया होगा, फीवर होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है आपका। एक यहाँ पे उन्होंने दिया है मर्फी साइन इज पॉजिटिव, मर्फी साइन इस तरह पेशेंट का पॉजिटिव होता है। अब मर्फी साइन क्या है, देखो मर्फी साइन से आप ये पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और मर्फी साइन नेक्स्ट जो है स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। यहाँ पे एमसी बर्नी पॉइंट है। एमसी बर्नी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अ पॉइंट ऑन एब्डोमिनल वॉल दैट लाइज बिटवीन द नेवल एंड राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दैट इज पॉइंट वेयर मोस्ट पेन इज इलेक्टेड बाय प्रेशर इन एक्यूट एपेंडिसाइटिस। देखो क्या होता है कि ये यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाएं कि राइट साइड पे नेवल जो आपका है उसके डेट लाई बिटवीन नेवल और जो आपका राइट साइड का जहाँ से आपकी टांग का यहाँ पे एक इलियक स्पाइन है, तो इन दोनों के दरमियान जब आप अपने फिंगर को प्रेस करोगे इस तरह के पेशेंट का, और पेशेंट स्ट्रेट आपने लेटाया होगा, तो उसको पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन फील होगा। ये एपेंडिसाइटिस में भी होते हैं और इस डिजीज में भी आपको होंगे। तो ये एमसी बर्नी पॉइंट है और यहाँ पे पेन जो है क्या होगा, फील होगा। इसके बाद ये मर्फी साइन है। मर्फी साइन अ टेस्ट फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज इन विच पेशेंट इज आस्क्ड टू इनहेल while examiner finger are hooked under the liver border at the bottom of rib cage. The inspiration causes the gallbladder to descend onto the finger, producing pain if gallbladder is inflamed. इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास जो राइट साइड लीवर की जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे वो जो हमारे पास एग्जामिनर होता है वो अपनी उंगलियों को प्रेस कर लेता है और पेशेंट को कहते हैं कि आप इनहेल करें एयर को। जब वो इनहेल करता है तो वो फिंगर डायरेक्टली गॉल ब्लैडर को टच करते हैं। अगर पेशेंट का गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, उसमें प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट उसको पेन फील होगी। सही है। तो ये हमारे पास दो साइन, ये अगर आप यूट्यूब में दे दें तो वो पेशेंट के थ्रू आपको दिखा सकते हैं क्लियरली, तब आपको इसका क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने थे वो तो मैंने एक्सप्लेन कर लिए कि मर्फी साइन में क्या होगा। मर्फी साइन में ये होगा, पेशेंट लेटाएंगे आप, उसके राइट साइड पे लिवर के बिल्कुल नीचे उंगलियों को प्रेस करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप ब्रीथ ले। जब वो डीप ब्रीथ लेगा तो उस वजह से आपके फिंगर वो टच करेंगे उसके लिवर के नीचे बॉर्डर को जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। अगर गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम है, पेशेंट को आपको फिंगर के थ्रू फील भी होगा और पेशेंट को पेन भी होगा। तो इसके थ्रू हम ये डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोस क्या होगी, आप अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम भी कर सकते हैं। फिजिकल एग्जाम में जो फिर ये मर्फी साइन ये फिजिकल एग्जाम में आते हैं। सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट के थ्रू भी आप, सीटी स्कैन में भी ये इमेज आप इसकी आपको नजर आ सकते हैं और ब्लड टेस्ट जो है इसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह का पता चल सकता है ब्लड टेस्ट से, जिस तरह हमारे पास WBC वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा आएंगी। सही है। तो ये इसके डायग्नोसिस हैं।
इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड आप देंगे क्योंकि उसका फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इसमें ऐसा किया जाता है कि सर्जिकली गॉल ब्लैडर को बिल्कुल रिमूव किया जाता है। जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, टेंडरनेस खत्म हो जाती है और पेशेंट को पेन फील नहीं होता। इसके बाद लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी होती है। लेप्रोस्कोपिक क्या प्रोसीजर होता है कि उसमें जो है एब्डामन में 3 होल किए जाते हैं, सही है। एक होल के थ्रू कैमरे को इंसर्ट किया जाता है, 2 होल के थ्रू हमारे पास डिवाइसेस इंसर्ट किए जाते हैं, गॉल ब्लैडर को कट करके उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये कोलेसिस्टेक्टोमी हमारे पास होती है, एडवांस प्रोसीजर है। इस पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है कि देखो सिर्फ डिवाइस उन्होंने इंटर किए हैं और इसको काट के फिर ऊपर निकाल लेंगे, सही है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारे पास कोलेसिस्टेक्टोमी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। गॉल ब्लैडर इनलार्ज होगा आपके पास, अच्छा आपके पास गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो सकता है, एम्फीमिया हो सकता है। एम्फीमिया क्या है, एम्फाइसीमिया क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूं, क्योंकि इसमें जब आपके पास एक्युमुलेशन होती है, स्वेलिंग होती है आपके एब्डोमेन में, तो ये आपके ईयरवे और ब्रीथिंग वगैरह को भी इफेक्ट कर लेती है। गॉल ब्लैडर टिश्यू की डेथ हो जाती है, मतलब आपकी जो गॉल ब्लैडर टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं, उनका फिर अपना फंक्शन नहीं होता। परफोरेशन भी हो सकती है जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड आपके पास फ्लूइड आपके पेरिटोनियम में जा सकता है, जहां पे वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। कोलेंजाइटिस हो सकता है जिसमें बाइलरी डक्ट जिसके थ्रू आपके पास बाइल जाता है उसकी इन्फ्लेमेशन और वो फुल डैमेज हो सकता है, और एम्फाइसीमिया इसमें हो सकता है। अच्छा अब हमारे पास जो है क्या है कि ये एम्फीमिया एम्फाइसीमिया क्या है, ये हमारे पास लंग्स के डिजीज है जिसमें ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, ब्रीथिंग में फिर प्रॉब्लम होती है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट के लिए, जो नर्स अपने डायग्नोज बनाता है, तो वो क्या होगा कि एक्यूट पेन होगी रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन और प्रेजेंस ऑफ स्टोन। स्टोन भी प्रेजेंट है, इन्फ्लेमेशन भी हुई है, तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे हमारे पास पेन जरूर होती है। इम्पेयर ओरल म्यूकोजल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस एंड पॉसिबल एनजी संक्शन। देखो इस तरह का पेशेंट को नथिंग पर ओरल पे हमें रखा होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा फ्लूइड लेगा, खाना लेगा, वहाँ पे उसके गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल उसको प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उसे ये प्रॉब्लम और भी सीवियर होती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को आईवी फ्लूइड पे रखा होता है और उसको ओरली कुछ नहीं देता, जिसकी वजह से उसका म्यूकोजा ओरल म्यूकोजा जो है वो खराब हो जाता है, ड्राई हो जाता है। इन इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एंड हाई एब्डोमिनल इंसिजन। देखो क्या है कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है उसका, तो उसको ऑपरेशन हुआ है, तो उस वजह से उसके एब्डोमिनल स्वेलिंग भी होती है, पेन भी होता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसकी ब्रीथिंग वो इनइफेक्टिव होगी। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सटर्नल बिलियरी ड्रेनेज ट्यूब। क्या होता है कि उसके इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर को आप रिमूव कर ले तो वो तो जगह जख्म होता है ना, वहाँ पे वुंड होता है और वुंड की इन्फेक्शन ज़्यादा इजीली हो सकती है, लिहाजा फिर आपने उसकी केयर करनी है ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो। और हमारे पास क्या होता है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू अल्टर लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड ड्यूरिंग हीलिंग। क्या होता है कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट वो इम्बैलेंस होता है, वो इम्बैलेंस होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म उसकी डिस्टर्ब है, न्यूट्रिशनल नीड उसकी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल नीड उसकी ज़्यादा है, तो तब इसकी जो है हमारे पास फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो उसका ख्याल भी फिर आपने रखना होता है। इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे तो हमने कंफर्ट मायर एड प्रोवाइड करने होंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना होगा, पेन किलर देने होंगे ताकि उसको पेन कम से कम हो। उसके वाइटल साइन को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, और उसे इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक उसको एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। और अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो उसको वुंड वगैरह की इन्फेक्शन ना हो, तब हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं। इसके बाद
पेशेंट को लो फैटी फूड हम देंगे। क्यों? जब लो फैटी फूड होगा तो उसके बाइल कम, ज़रूरत कम पड़ेगी, तो तब उसका जो हमारे पास गॉल ब्लैडर वो थोड़ा रिलैक्स रह सकता है। न्यूट्रिशनल इनटेक और वेट करेंगे पेशेंट का रेगुलरली, सही है। इसके बाद हम पेशेंट को डीप ब्रीथिंग का करेंगे ताकि उसके पल्मोनरी जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, जो एम्फीसीमिया का मैंने कहा, ताकि वो कम से कम हो और पेशेंट को क्या मिले, कंफर्ट मिले। तो ये हमने इंटरवेंशन करने हैं पेशेंट के लिए। तो ये हमारे पास छोटा सा लेक्चर था कोलिसिस्टाइटिस का। इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।